बीजेपी डेलीगेशन ने चुनाव आयोग से की मुलाकात। प्रधानमंत्री पर गलत आरोपों को लेकर राहुल की शिकायत। पश्चिम बंगाल में निष्पक्ष चुनाव कराने की मांग। चेन्नई में वाड्रा पर पूछे गए सवाल पर बोले राहुल गांधी, कहा सरकार किसी पर भी जांच और कार्रवाई के लिए स्वतंत्र है, लेकिन वाड्रा के साथ राफेल की भी जांच कराओ। पीएम मोदी के ज्यादा वोट करने वाले ट्वीट पर अखिलेश का जवाबी ट्वीट। कहा महागठबंधन से महापरिवर्तन की अपील पर खुशी, नए पीएम के लिए लोग करें वोट। मसूद अजहर पर चीन की नई चाल। आतंकी अजहर के खिलाफ मांगा सबूत। मसूद को अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित करने पर यूएन में आज फैसला। और उधर बिहार में महागठबंधन में सीटों के बंटवारे पर करीब करीब सहमति। कांग्रेस 11, आरजेडी 21, कुशवाहा 3 और मांझी को 2 सीटें। एसपी को भी मिल सकती है 1 सीट, सूत्रों के हवाले से खबर। नमस्कार, जेके 24/7 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आजाद खालिद, आपका मेजबान, और लेकर हाजिर हूं 2 का पंच 2 बजे तक की 5 खबरों का वो बुलेटिन जिसमें हम अपने रिपोर्टर्स को और प्रोड्यूसर्स को जोड़कर आपको तमाम वो जानकारी देने की कोशिश करते हैं जो ग्राउंड जीरो से हमारे पास पहुंचती है। आज जिन 5 खबरों को लेकर हम हाजिर हैं उसमें सबसे पहले बात करेंगे यूएन के अंदर मसूद अजहर को आतंकी घोषित किए जाने की कार्रवाई जारी है, लेकिन चीन यहां भी अपना, जिसे कहना चाहिए, अड़ंगा लगा रहा है। हालांकि उसने सबूत तो मांगे हैं, क्योंकि अगर देखा जाए कि उसकी एक पेशरफ्त है, लेकिन सबूत उस आदमी के मांगे जा रहे हैं जो कंधार हाईजैकिंग से लेकर कई मामलों में पूरी दुनिया के सामने बेनकाब है। उसके अलावा हमारे पास दूसरी खबर और है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट किया है और लोगों को प्रोत्साहित किया और कहा है कि ज्यादा से ज्यादा वोट करें। हालांकि इस पर भी अब राजनीति शुरू हो गई, क्योंकि अखिलेश यादव ने इस पर ट्वीट का जवाब रीट्वीट से दिया और कहा है कि नए पीएम की चुनाव के लिए वोट करें। तीसरी खबर में हम आज बात करेंगे आपसे, पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि आतंकियों की तादाद के बारे में कहा जा रहा है, और इस वीडियो पर हालांकि कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं है, लेकिन आपको इस ट्वीट से और इस वीडियो से हम आपको रूबरू कराएंगे। उसके अलावा हम बात करेंगे बोइंग 737 अब इतिहास बन जाएगा, क्योंकि लगातार वो मौत का विमान बना हुआ था, उसको अब बैन किया जा रहा है। इसके अलावा हम आपको बताएंगे कि जहरीली शराब का कहर लगातार जारी है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा के अंदर बाकायदा कानून बनाया गया था कि जहरीली शराब या अवैध शराब को बनाने वालों को फांसी तक का प्रोविजन होगा। लगातार जारी है सिलसिला जहरीली शराब से मरने वालों का। इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले चलते हैं यूएन के अंदर जहां पर कार्रवाई हो रही है, और नवदीप छाबड़ा हमारे साथ रहेंगे, विदेश मामलों के जानकार भी हैं, हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं। नवदीप, ये चीन फिर सबूत मांग रहा है उस आदमी के खिलाफ जो पूरी दुनिया में एक तरह से बेनकाब हो चुका है। देखिए, चीन आखिरी फैसला आने से पहले एक बार फिर ये कह सकते हैं कि उसकी नई चाल है कि वो भारत से सबूत भी मांग रहा है। हालांकि इससे पहले चीन ने आतंकवाद को लेकर, पुलवामा हमले को लेकर निंदा की थी और पाकिस्तान को ये चेतावनी भी दी थी हल्के अंदाज में कि वो आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई करे। लेकिन अब जब आज आखिरी सुनवाई है, अब चीन का क्या रुख रहेगा वीटो को लेकर के, आखिर चौथी बार फिर वो वीटो लेकर आता है, यानी कोई पत्ते अभी उसने नहीं खोले। लेकिन एक नई चाल जरूर चल दी है कि आप जिस दिन आपको सुनवाई होनी उससे चंद घंटे पहले आप भारत से सबूत मांगते हैं। अगर देखा जाए, हमने पुत्र मोह में धृतराष्ट्र देखे थे, लेकिन कहीं पाकिस्तान के मोह में चीन धृतराष्ट्र वाली तो भूमिका नहीं निभा रहा। सब चीजें सब मौजूद है, लेकिन उसे सबूत चाहिए। नहीं, बिल्कुल। देखिए, पाकिस्तान के साथ उसके फाइनेंशियली बहुत ज्यादा चीजें जुड़ी हुई हैं, जिस वजह से बार बार यही कारण है कि वो पाकिस्तान की खुलेआम मदद करता है। और हर बार मौलाना मसूद अजहर हो, चाहे जाकिर रहमान नकवी हो, चाहे कोई भी बड़ा आतंकी हो, उसके खिलाफ अगर कोई भी प्रस्ताव आता है तो वो मदद करता है, वो हमने देखा। लेकिन एक चीज जरूर है कि आज अगर चीन भारत के इस रास्ते में अड़ंगा लगाता है, क्योंकि 3 बड़े देश जो है प्रस्ताव लेकर आए। अमेरिका ने आज सुबह खालिद एक स्टेटमेंट जारी करके एक ट्वीट के जरिए आज चेताया था चीन को कि आज मुझे लगता है चीन को जो है वो समझदारी का सबूत देना चाहिए, क्योंकि आज अगर मौलाना मसूद अजहर पर प्रतिबंध लगाने में नाकामयाब रहती है यूएनएससी और उसमें अगर चीन की भूमिका रहती है, तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से भारत और पाकिस्तान के बीच एक शांति जो प्रयास जो हमने
कोशिश की है उस शांति प्रयासों को धक्का लग सकता है। आज अमेरिका की जो चेतावनी जो है उसको हालांकि चीन हल्के में नहीं लेगा, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि अमेरिका और भारत की दोस्ती की वजह से भी चीन जलता है और यही कारण है कि वो पाकिस्तान की ज्यादा सपोर्ट करता है। लेकिन नवदीप, एक ग्लोबल जो एक बैलेंस है, बल्कि कहा जाए लगातार इम्बैलेंस को लेकर लोग चिंतित हैं। चाइना कभी भी अमेरिका के प्रभुत्व को स्वीकार नहीं करता। दोनों के अंदर, दोनों अगर महाशक्तियों की बात करें तो दोनों एक दूसरे को आंखें भी दिखाते हैं और एक दूसरे के नीतियों को भी कहीं ना कहीं ओवरटेक करने की कोशिश करते हैं। अगर अमेरिका ने चेतावनी जारी करी है तो चाहे पाकिस्तान का मोह हो, चाहे अमेरिका की बात को न मानने वाली बात हो, कहीं ऐसा तो नहीं इसको लेकर भी चाइना जो है ना अपने स्टैंड पर कायम रहे कि वो अमेरिका की धमकी में नहीं आने वाला? नहीं, बिल्कुल। देखिए, अमेरिका के वजह से वो एक तरीके का भारत के साथ उसका जो रुख है, हालांकि व्यापारिक लिहाज से देखें तो हमारा उनसे साथ जो व्यापार है वो बहुत ज्यादा है, लेकिन अमेरिका को लेकर जिस तरीके की भारत की नजदीकी है, चाहे हमारा रक्षा सौदों को लेकर हो, चाहे तकनीक को लेकर हो, उस पर थोड़ी ये कह सकते हैं कि जेलसी जरूर जो रहती है चीन को, क्योंकि वो चाहता है कि वो वर्ल्ड के अंदर सुपर पावर बने। और आज कल हमने देखा कि जिस तरीके के व्यापार को लेकर अमेरिका का डॉलर जिस तरीके से पूरे वर्ल्ड के अंदर चलता है और उसमें बाकी जो व्यापार होता है, तो चीन की ये कोशिश है, क्योंकि दूसरे नंबर पर वो अपनी करेंसी को बनाने की कोशिश में जुटा है। और यही कारण है कि पाकिस्तान एक ऐसा जरिया है उसके पास जिसके जरिए वो न केवल पूरे एशिया के अंदर व्यापार कर सकता है और बल्कि वो यूरोप के अंदर और दक्षिण जो अफ्रीकी देश है वहां पे व्यापार कर सकता है। तो यही कारण है कि चीन को एक सॉफ्ट कॉर्नर के रूप में जो है वो यूज करता है पाकिस्तान को, क्योंकि एक पूरी तरीके से स्पेस दे दिया हुआ है पाकिस्तान ने कि आप जिस तरीके से मर्जी व्यापार करिए, हमारी बंदरगाह को यूज करिए, हमारा जो सड़क परिवहन वो रूट बना रहे हैं, उसके अलावा सी पैक है और जो चीजें हैं, ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान से मोह का कारण हो सकती हैं आपकी नजर में? नहीं, बिल्कुल। देखिए, सी पैक, चाहे हम चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात करें या वन रोड वन बेल्ट की बात करें, तो दो ऐसे वो बड़े प्रोजेक्ट हैं चीन की नजर में, क्योंकि अगर ये दोनों प्रोजेक्ट कामयाब चीन के होते हैं तो मिडिल एशिया और पूरा यूरोप और अफ्रीकी देशों तक उसका जो सामान पहुंचना वो आसान हो जाएगा। लेकिन इन दोनों प्रोजेक्ट का भारत हमेशा विरोध करता रहा। यही कारण है कि चीन जब भी यूएन या इंटरनेशनल लेवल पर कोई भारत की चिंता होती है तो चीन उसको खुलेआम दरकिनार करता है। तो मुझे लगता है कि हालांकि इस पर प्रेशर ज्यादा है और पाकिस्तान की सरकार की तरफ से जिस तरीके का अब उस पर इंटरनेशनल दबाव इसलिए भी है क्योंकि एफएटीएफ और जो समिति है यूएन के अंदर जो लगातार इस चीज को फॉलो करती है कि किस तरीके से जो बाकी देश हैं वो आतंकी संगठनों पर कार्रवाई कर रहे हैं, वो लगातार पाकिस्तान को उसके हर एक्शन को फॉलो कर रहे हैं। और एफएटीएफ के अंदर जून के अंदर जो फिर से रिव्यू बैठक होनी है ग्रे लिस्ट से या ब्लैक लिस्ट जाने या ग्रे लिस्ट से बाहर आने के लिए जो रिव्यू बैठक होगी, उसमें पाकिस्तान की इकोनॉमी को लेकर भी बहुत सारी जो चीजें हैं वो तय होगी, क्योंकि अगर वो ब्लैक लिस्ट होता है तो बहुत सारे आर्थिक प्रतिबंध है जो खाली उन पर लगेंगे। तो मुझे लगता है पाकिस्तान नहीं चाहेगा कि एक व्यक्ति या फिर एक किसी संगठन पर प्रतिबंध लगाने या उसे बचाने की वजह से वो पूरे विश्व के सामने जो है वो हाथ फैलाने के लिए मजबूर हो जाए। तो मुझे लगता है कि शायद इस बार पाकिस्तान थोड़ा बैकफुट में नजर जरूर आ रहा है। नदीप, एक बिल्कुल हटके सवाल है। कई बार आपने देखा होगा मोहल्ले पड़ोस में और लोकल में जो बड़े दादा टाइप लोग होते हैं, मजबूत दबंग लोग होते हैं, वो दो छोटे लोगों पर अपनी दबंगई दिखा के अपनी दबंगई को मजबूत करते हैं। उसने इस वाले को पीट दिया, उसने इस वाले को पीट दिया। कहीं ऐसा तो नहीं है ये दोनों चाइना और अमेरिका की जो दबंगई है, इंटरनेशनल लेवल पर महाशक्ति बनने की जो होड़ है, वो अपनी करेंसी ला रहा है, उसका डॉलर जो है वो पूरी दुनिया में चल रहा है, कहीं ये एक डिप्लोमेसी का खेल तो नहीं है? नहीं, देखिए, दोनों देश का एक ही मकसद है व्यापार। अमेरिका अपने व्यापार के लिए वर्चस्व और व्यापार, वर्चस्व, और हालांकि हम ये कहेंगे कि विस्तारवादी नीति अब वो उतना नहीं लेकिन व्यापार को बढ़ाने की एक जो ललक है वो दोनों देशों के अंदर जरूर है, क्योंकि चीन ये चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा उसका जो व्यापार है वो लोगों तक फैले और उसकी जीडीपी लगातार ग्रोथ करे। दूसरी तरफ अमेरिका वही वो इससे पहले हमने देखा था जब अमेरिका ने चिंता भी जताई थी भारत के प्रति, जो बाजार को लेकर थोड़ी उदासीनता थी क्योंकि चीन के सामान को यहां ज्यादा तवज्जो दी जाती, तो अमेरिका ने उसको लेकर चिंता भी जाहिर की थी। लेकिन अमेरिका हमारा एक अच्छा साथी भी रहा है। पिछले कुछ सालों के दौरान हमारी जो नजदीकियां वो चीन अमेरिका के साथ बढ़ी हैं। यही कारण है कि अगर व्यापार को अगर हट कर, क्योंकि इसी वजह से चीन पाकिस्तान को ज्यादा प्रेम करता है, उसकी वो तवज्जो लेता है, जब भी कोई इंटरनेशनल मामले होते हैं उसकी वो वीटो लेकर मदद करता है। लेकिन इस बार का थोड़ा माहौल जो है वो अलग हट के है, इसलिए मुझे लगता है कि चीन का जो रुख है इस बार वो थोड़ा सा नरम जो है वो जरूर देखना ही होगा। उम्मीद जताई जा रही है कि यूएन में जिस तरह से बड़े देशों ने जो प्रस्ताव लाए हैं उसके बाद अब ये लग रहा है कि अब के जो है मसूद अजहर को और इन लोगों को खासतौर से बात की जाए तो आतंकी इंटरनेशनल जो टेररिस्ट है वो घोषित किया जा सकता है। बिल्कुल, अगर चीन आज वीटो लेकर नहीं आता तो जाहिर सी बात है कि 3 साढ़े 3 बजे तक खाली कोई तस्वीर साफ हो जाएगी। और मुझे लगता है कि आज जिस तरीके का चीन का नरमी वाला रुख हो कि भारत से उन्होंने सबूत मांगे हैं और मुझे लगता है सबूत उन्हें मिल चुके हैं डोजियर के रूप में, और शायद चीन यही बचना चाह रहा होगा कि हमने भारत से सबूत मांगे थे और सबूत वो पर्याप्त थे। लेकिन फिलहाल 3 या साढ़े 3 बजे तक जो है वो तस्वीर साफ हो जाएगी। चीन
हमारी मदद करता है या वीटो लेकर आता है, ये तस्वीर साफ हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया नवदीप छाड़ा। और सबसे बड़ी बात यही है कि अब टेररिज्म को लेकर जिस तरह से इंटरनेशनल लेवल पर हर देश परेशान भी है और उसके खिलाफ भी है, ऐसे में ये एक बड़ा कदम माना जा सकता है अगर इसको आज कामयाबी मिलती है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ और बात करते हैं सबका साथ सबका विकास। जी हां, ये 2014 में बीजेपी का, बल्कि खास तौर से पीएम मोदी का नारा था, लेकिन आज उन्होंने एक बार फिर इस नारे को साबित किया है, बल्कि पेश किया है, ट्वीट किया है सभी लोगों को, विपक्षियों को भी, देशवासियों को, सब लोगों को, यानी सबको साथ लेकर उन्होंने अपील की है कि आप वोट कीजिए और सब लोग इस महापर्व में शामिल हों। राहुल गांधी को भी उन्होंने टैग किया है अपने ट्वीट के अंदर। मॉडर्न जमाना है, बाइट देने के साथ साथ अब बयान देने के साथ साथ ट्वीट होने लगे हैं अपने राय जाहिर करने के लिए और टैग किया गया। तो हमारे इस पूरे मामले में राहुल गांधी को, विपक्ष को, अखिलेश यादव को, हालांकि इसमें अखिलेश यादव ने एक नई चाल चली, बल्कि राजनीति की है और उन्होंने अपने अंदाज में इसका जवाब दिया है। अगर कहा जाए उन्होंने भी राजनीति चलने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि देश नया पीएम चुनेगा, उसके लिए वोट करें। निशांत राय हमारे साथ जुड़ गए हैं। निशांत, सबका साथ सबका विकास को लेकर जो बात थी, सबको साथ लेकर पीएम मोदी ने जो अपील की है, उसको किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, लोकतंत्र में मतदान का उतना ही महत्वपूर्ण योगदान है जितना कि लोकतंत्र में जनता का है। जाहिर सी बात है कि जनता को अपना नेतृत्व चुनना होता है। ऐसे में जितनी संख्या में मतदान होगा वो समझा जाएगा कि लोकतंत्र उतना ही मजबूत हो रहा है। और रही बात भारत की, आजादी के बाद से लगातार जो मतदान जो परसेंटेज है वो हर लोकसभा चुनाव में बढ़ा है। केवल और केवल 1980 में जब जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ, चूंकि एक बड़े मैंडेट से उस समय जनता पार्टी की सरकार बनी थी और सबसे ज्यादा 60% लोगों ने 1977 में वोट किया था। 1980 में मात्र 37% लोगों ने वोट दिया था। लेकिन उसके बाद से लगातार जो वोटिंग परसेंटेज है वो बढ़ती चली जा रही है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता से अपील की और तमाम विपक्षी नेताओं, तमाम सेलिब्रिटियों को साथ लेकर एक बार फिर ये मैसेज देने की कोशिश की, मतदान जो है, मतदान की जो परसेंटेज है वो ज्यादा से ज्यादा रहे। निशांत, इसमें यहां पर अखिलेश यादव को भी उन्होंने टैग किया था, लेकिन अखिलेश कह रहे हैं कि नया पीएम चुनने के लिए लोग वोट करेंगे। तो ये इन्होंने अपनी एक तरह से जिसे कहना चाहिए डिप्लोमेसी या राजनीति करने की कोशिश की है। हालांकि ये अपना अंदाज हो सकता है, लेकिन उन्होंने भी जनता से कहा है कि नया पीएम चुनने के लिए आप वोट करें। देखिए, अखिलेश यादव की जहां तक बात रही, वो उनके एक राजनीतिक दल है और वो भी सियासत के एक बड़े माहिर खिलाड़ियों में से एक है। तो जाहिर सी बात है कि प्रधानमंत्री मोदी के टैग को स्वीकार करते हुए भी उन्होंने अपने जो जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में महागठबंधन चल रहा है उसकी भी कहीं ना कहीं पब्लिसिटी कर दी और प्रशंसा कर दी और जनता को भी आप वोट के साथ साथ खुद को वोट देने का आह्वान भी कर दिया। कुल मिलाकर राजनीति है और लोकतंत्र में राजनीतिक दल, इस समय चुनाव का माहौल है, किसी पर्व से कम नहीं है। तमाम राजनीतिक दल अपने अपने स्तर की अपनी अपनी सियासत करेंगे और अखिलेश यादव भी वही सियासत करते हुए नजर आए। लेकिन एक बात साफ है कि जनता जितना इस पर्व में भागीदार होगी, भारत और लोकतंत्र दोनों के लिए एक बेहतर कदम होगा। यानी दोनों ट्वीट हम अपने स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, दर्शकों को भी दिखा दें। पीएम मोदी ने सबको अपील की है और अखिलेश यादव ने जवाब दिया कि दिल खुश हुआ, लेकिन उन्होंने उसको अपने ढंग से ट्विस्ट किया है, ट्वीट को ट्विस्ट किया है। निशांत, अगर देखा जाए राजनीति के पैंतरे भी देखने को मिल रहे हैं इस पूरे मामले में। लेकिन एक बात जो देश के लिए बेहतर है कि अगर हम 2009, 2014 या 2004 के चुनाव, 2003 के चुनाव को देखें, तमाम चुनाव को देखें, तो उसमें इस बार जो मतदान प्रतिशत है वो लगातार 60% से ऊपर जा रहा है, जो भारत जैसे देश के लिए बहुत ही बेहतर कदम है। दरअसल जब हम आजाद हुए थे और जिस समय नेहरू एक सर्वमान्य नेता के तौर पर देश में स्थापित थे, तब भी जो वोटिंग परसेंटेज था मात्र 45% था। तो ऐसे में अगर वोटिंग परसेंटेज हमारा 60, 65, 70 से ऊपर जा रहा है तो ये देश के लिए, लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छा है। और प्रधानमंत्री अगर इस तरीके का प्रयास कर रहे हैं, विपक्ष के सहयोगियों को लेकर प्रयास कर रहे हैं, तो एक बेहतर कदम कहा जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया निशांत राय। यानी दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की एक ब्यूटी है कि सभी को साथ लेकर चलना होगा और वोट डालने के लिए जितने ज्यादा लोग बाहर आएंगे निकलकर, उतना ही बेहतर लोकतंत्र सबके सामने आएगा, यानी अपनी राय जाहिर करने का मौका पूरा मिलेगा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ और बात करते हैं अब एयर स्ट्राइक की।
पाकिस्तान लगातार इनकार करता रहा, लेकिन एक ऐसा वीडियो सामने आया जिसमें उसका झूठ बेनकाब हो रहा है और 200 आतंकियों के मारे जाने की खबर उसमें हो रही है। हमारे साथ अशफाक गौहर रहेंगे, हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं, उनसे हम इस बारे में जानकारी लेंगे और इस पर पूरी बात करेंगे कि आखिर ये क्या है। लेकिन आपको पहले वीडियो दिखा देते हैं, फिर उसके ऊपर हालांकि कोई अभी ऑफिशियल बयान नहीं आया, लेकिन इस पर बात करेंगे अशफाक गौहर से। पहले वीडियो देख लेते हैं। ये रुतबा, क्योंकि रुतबा कुछ अल्लाह के खास बंदों को नसीब होता है, हर किसी को नसीब नहीं होता। आपको ये बताया कल 200 बंदा ऊपर गया था, इसका नसीब में लिखा हुआ था शहादत, हमारे नसीब में नहीं लिखा हुआ था। हम रोजाना चढ़ता है, जाता है, आता है। तो ये अल्लाह के खास बंदों जिसपे उसका करम होता है, जिसपे उसकी खास नजरो करम होती है, उसको वो नसीब होता है। हर किसी को ये परेशान नहीं होना। ठीक है बेटा, परेशान नहीं होना, हम सब तुम्हारे साथ, ठीक। इसीलिए हम आए हैं। आप हम सबका ईमान है कि जो ना 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 ना, ना कुछ नहीं, कुछ। जी हां, ये वीडियो है, हालांकि इस पर ऑफिशियल कोई बयान नहीं, लेकिन ये एक बड़ा सच एक तरह से सामने आया और पाकिस्तान का जो वो प्रोपेगेंडा था जिसमें वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा, उसको बेनकाब करता है। अशफाक, और अगर देखा जाए इस वीडियो की ऑथेंटिसिटी पर भी बात की जाए, लेकिन जो हमारा लगातार दावा रहा और हमारे देश में बाकायदा उस पर चर्चा भी हुई, लोग सवाल पूछने लगे, गिनती पूछने लगे, लेकिन बताई भी जाने लगी। कोई 250 बता रहा था, कोई 400 बता रहा था, कोई सबूत मांग रहा था, लेकिन इस वीडियो के आने के बाद कम से कम उन लोगों के तो मुंह बंद होंगे ना। देखिए, उन लोगों के मुंह तो बंद होने चाहिए, क्योंकि जिस तरीके का वीडियो वायरल हुआ, और वीडियो वायरल करने वाला खुद बलोच लीडर एक है और खुद वो यूएस में रह रहा है, यूएन की कॉन्फ्रेंस में इन दिनों में है, और उन्होंने अपने ट्विटर पर इसको जो है वो दे दिया है। तो जिस तरीके से उन्होंने ऑथेंटिकेशन इस वीडियो की और कहा कि ये वीडियो है, ये उस हमले के बाद, एयर स्ट्राइक के बाद का है, हालात किस तरीके के वहां पर है और पाक आर्मी किस तरीके से उनके साथ आ रही है, उनकी बातों को सुन रही है। तो अगर ये वीडियो सही है तो जो राहुल गांधी लगातार, कांग्रेस और दीगर नेता लगातार सवाल पूछ रहे थे एयर स्ट्राइक के बारे में और उस पर तरह तरह के सवाल भी उठा रहे थे, शायद वो अब थमना चाहिए, क्योंकि अगर इसकी ऑथेंटिकेशन को हम सही माने, यानी अगर देखा जाए तो ऑथेंटिकेशन तो है ही, लेकिन जिस तरह से इसकी गिनती को लेकर सवाल आ रहा था, ये सामने आ रहा है कि लगभग 200 आतंकवादी इसमें मारे गए हैं। तो कुल मिलाकर जो पाकिस्तान का झूठ था वो फिर बेनकाब हुआ है। देखिए, पाकिस्तान ने तो माना ही नहीं कि वहां किसी की डेथ हुई है, ये बात सही है। उन्होंने अपने ऑफिशियल मीडिया को इस्तेमाल किया और वो उन्होंने अपने तरीके से स्टोरियां वहां प्लांट की कि सिर्फ कुछ पेड़ गिरे हैं, और एफआईआर करने की बात उन्होंने कही कि उस पायलट के खिलाफ जिसने वो ड्रॉप इन किए थे बॉम्ब वहां पे। लेकिन अगर इस वीडियो को हम बेसलाइन बनाकर केस स्टडी करें तो शायद पाकिस्तान, जो लगातार पिछले कई दिनों से अपने टेलीविजन चैनल्स पर यह कह रहा था कि कुछ नहीं हुआ है, ये उनकी उन टेलीविजन चैनल्स पर भी सवाल है जो ग्राउंड जीरो पर जाकर रिपोर्ट कर रहे थे और कह रहे थे यहां तो सिर्फ 1-2 पेड़ गिरे हैं और एक मकान को छोटा सा नुकसान हुआ है। 1000 किलो का बम जब गिरे या 800 किलोग्राम का बम भी जब गिरता है और दरारे मकान में नहीं बल्कि मकान पूरी तरह से हिलना चाहिए, और कच्चा मकान जो था, जिस तरीके से वो वीडियोग्राफी भी की गई, उस पर भी काफी ज्यादा सवाल ऑलरेडी उठ रहे थे। यानी अगर देखा जाए जिस तरह से पाकिस्तान ने, जिसे डिप्लोमेटिक कहें या कूटनीति कहें या जो उसके जिस भी भाषा में कहें, एक तरफ उसने कहा कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, एफआईआर करने की बात की कि हमारे यहाँ पेड़ों को नुकसान पहुंचा है, उसके अलावा उसने अभिनंदन को जिस तरह से सामने पेश करके ये दिखाने की कोशिश की कि मेरा अपर हैंड है, तो कहीं ना कहीं ये देखा जाए तो एक बार फिर पाकिस्तान बेनकाब हुआ है। बिल्कुल, पाकिस्तान का झूठ एक के बाद एक जो है वो सामने आया। पहले उन्होंने कहा कि एयर स्ट्राइक हुई नहीं, बाद में उन्होंने कहा कि ड्रॉप इन हुआ तो इससे कुछ नुकसान नहीं हुआ, फिर उन्होंने कहा कि जो आंकड़े बताए जा रहे थे, जो सोशल मीडिया में चल रहे थे, वो सही नहीं है, और इमरान खान तरह तरह से बातें जो है वो करते आए और उनके एडवाइजर जो बात करते आ रहे। ये वीडियो जो है ये वहीं की वीडियो है, बालाकोट एरिया की वीडियो है, और जो जुबान इस्तेमाल हुई है ये बालाकोट के लोगों की जुबान इस्तेमाल है। सिर्फ इसमें इतना कि जो आदमी जिसने ये अपलोड किया है वो कौन है, उसकी ऑथेंटिकेशन कितनी हम मान ले, और इसको देखते हुए हम कितना इसको आगे बढ़ा सकते हैं। ये एक छोटा सा सवाल भी पेज फंसा हुआ है, जब तक वो पूरा क्लियर नहीं होता उसके बाद ही कुछ आगे बढ़ा जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया अशफाक गौहर, आपने जानकारी दी। लेकिन पाकिस्तान का एक बार फिर झूठ बेनकाब हुआ। वो कह रहा था कि हमारे यहां तो कोई स्ट्राइक ही नहीं हुई, फिर कहने लगा कि हुई तो है लेकिन पेड़ गिरे हैं, फिर कहा कि कोई मरा नहीं है। लेकिन अब जो चीजें सामने आ रही हैं उससे इतना तो साफ हो गया है कि अगर वो हमारे यहां पुलवामा जैसी हरकत करेगा या दुस्साहस करेगा तो घर में घुसकर हमारी फौज कार्रवाई करने में सक्षम है। ये वीडियो उस बात का फिर एक बार फिर सबूत बन चुका है कि पाकिस्तान को चेताना अब इसके लिए सबूत की जरूरत नहीं, बल्कि
हम इतने सक्षम हैं कि आपको घर में घुसकर भी पनिश कर सकते हैं। बढ़ते अगली खबर की तरफ और बात करते हैं इथियोपिया में होने वाले उस हादसे की जिसमें सैकड़ों लोगों की जान चली गई थी इसी हफ्ते, और उस 737 बोइंग को अब पूरी दुनिया में बैन कर दिया गया है क्योंकि हाल के ही दिनों में 2 बड़े हादसे हुए। उसके अलावा कई जगह अगर देखा जाए कई देशों में ये बैन किया जा चुका है, पाबंदी लगा दी जा चुकी है इस विमान पर, क्योंकि उड़न खटोला तो था लेकिन मौत का, इसको लेकर अब पाबंदी लगा दी गई है। हमारे साथ प्रणय शर्मा जुड़ेंगे, उनसे हम बात करेंगे, लेकिन पहले इस पर जो ऑफिशियल बयान है क्या कहना है उनका ये आपको सुनवाते हैं, फिर प्रणय के पास चलते हैं। ऑपरेटर्स से खासतौर पे स्पाइसजेट और जेट एयरवेज से जो वो जहाज 77 नेक्स्ट के नई जनरेशन के प्रयोग कर रहे हैं उनकी डिटेल मांगी है, पर कहीं अभी तक वो एक प्रॉपर एक्शन नहीं ले पाए हैं क्योंकि उन्होंने अभी तक सिर्फ ये कहा है कि भाई ये आप स्ट्रिंजेंट मेजर्स लीजिए, 1000 घंटे का पायलट का एक्सपीरियंस होना चाहिए, जो मेरी राय में बहुत कम है क्योंकि अभी जो आपने लायन एयर और इंडोनेशियन इथियोपियन एयरलाइंस का क्रैश देखा उसमें पायलट्स के पास उससे कहीं ज्यादा फ्लाइंग आवर्स थे और उनका अनब्लेमिश सेफ्टी रिकॉर्ड रहा है। दोनों तरह के जो क्रैश हैं वो कहीं ना कहीं कॉकपिट इंस्ट्रूमेंटेशन और सॉफ्टवेयर की माल फंक्शनिंग की तरफ इशारा कर रही हैं। तो एक मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, जब इस तरह का मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट होता है तो आप उसको लाइटली नहीं ले सकते हैं। ज्यादा डिटेल तो तब पता लगेगी जब पूरी इन्वेस्टिगेशन हो जाएगी, पर जो शुरुआती भी इंफॉर्मेशन आती है उससे आपको नेचर ऑफ क्रैश के बारे में थोड़ा पता लगता है। जी हाँ, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, बड़ा गंभीर बात है, इतने लोगों की जान से खिलवाड़ करके अब ये चीजें हो रही हैं। हालांकि लेकिन चलिए देर से ही सही, लेकिन कोई तो कदम उठा और इसको बैन कर दिया गया। हमारे साथ प्रणय शर्मा रहेंगे। प्रणय, क्या एक तरह से इसको राहत मानी जाए, क्योंकि इथियोपिया वाले हादसे में लास्ट मोमेंट पे कई ऐसे सवाल उठे थे और भारतीय मूल के भी कई लोग उसमें थे, तो इसके बाद ये बड़ा फैसला के तौर पर देखा जा सकता है? देखिए आजाद जी, आपने खुद ही अभी बात कही कि देर से आए लेकिन सही आए, तो बिल्कुल कहा जा सकता है देर से आए लेकिन दुरुस्त आए, क्योंकि ये एक बड़ा मामला है। इस तरीके से इथियोपियन एयरलाइंस के साथ ये पूरी दुर्घटना हुई है, 157 लोगों की इसमें मौत हो गई। ऐसे में कई यूरोपियन कंट्रीज के द्वारा पहले ही बोइंग 747 पे प्रतिबंध लगा दिया गया है। ऐसे में सरकार ने भी इस पूरे मामले पर गंभीरता को देखते हुए इन एयरक्राफ्ट पर प्रतिबंध लगाया है। स्पाइसजेट पर 12 है, जेट एयरवेज पे 5 है, तो उनकी एयरलाइंस को पर असर पड़ना लाजमी है, लेकिन लोगों की जान से बढ़ के कुछ नहीं हो सकता। और अब जो सरकार की तरफ से ये कहा गया है कि जब तक इनकी तरफ से एनओसी नहीं मिल जाती इन एयरक्राफ्ट को लेकर, तब तक उन एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। तो ये एक बड़ा कदम है। देखने वाली बात यही है मामले को लेकर आने वाले समय में किस तरह से जो दिक्कतें हैं, जो परेशानियां नहीं है, जी, यानी प्रणय, अगर देखा जाए जिस तरह से कहा जा रहा है कि जांच के बाद, हालांकि एक बड़ा इंपॉर्टेंट जो बयान है वो बड़ा गौर करने वाला है। उन्होंने कहा इसमें मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट था, तो क्या ये हाल में ही चेक हुआ है? क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग अगर डिफेक्ट है तो वो बहुत जल्दी सामने भी आ जाता है और कई बार उस पर तुरंत कार्रवाई भी की जाती है। आपने देखा होगा सड़क पर चलने वाली कारों में भी अगर मैन्युफैक्चरिंग कोई डिफेक्ट होता है तो कंपनी उनको वापस ले लेती है खुद ही। लेकिन क्या इसमें टेक्निकली बात करेंगे आप किसी से, क्योंकि ये बड़ा सवाल है, कंपनी वापस ले रही है या बैन किया जा रहा है? देखिए, निश्चित तौर पर आपने बिल्कुल ठीक कहा है। बड़ी बड़ी गाड़ियों की कंपनीज होती हैं, BMW हो गई, टोयोटा हो गई और बाकी कंपनीज हो गई, उनकी गाड़ियों में अगर किसी एक सीरीज में दिक्कत है, पूरी गाड़ियों का जो लॉट है वो मार्केट से वापस ले लिया जाता है। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये जो समस्या है, जो डिफेक्ट है, वो पहले से ही मौजूद थी या फिर वो अभी आया है? ये एक जांच का विषय है। और दूसरी बात ये कि वो अगर अभी, ऐसा भी हो सकता है, संभव है कि वो डिफेक्ट का पता पहले ना चल पाए और अब सबके सामने आ रहा है। अगर आ रहा है तो उसको लेकर कैसे, क्या उसे ठीक किया जा सकता है या नहीं, और अगर मुझे लगता है कि शायद उसे ठीक करना संभव नहीं है, तभी जो बाकी देश भी हैं वो इसे पूरी तरह से प्रतिबंध लगा रहे हैं। हमारी जो आपसे बस यही है कि आप अगर हो सके इसमें किसी एक्सपर्ट की बाइट लेकर और कोई ना कोई ऐसा जानकार जरूर मिले, एक खबर हम कर सकते, कम से कम ये पॉइंट जरूर आना चाहिए कि अगर मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है तो कंपनी वापस ले रही है,
या नहीं ले रही? नहीं ले रही तो क्यों नहीं ले रही, यह बड़ा सवाल है। और बहुत बहुत शुक्रिया प्रणय शर्मा। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं और बात करते हैं उस कानून की जो यूपी के अंदर बाकायदा विधानसभा के अंदर लाकर योगी सरकार ने अपनी ही पीठ थपथपाई थी और कहा था कि शराब जो अवैध रूप से लोग काम करेंगे, उनका कारोबार करेंगे, उनको फांसी तक का प्रोविजन किया जाएगा। लगातार सिलसिला जारी है। अवैध शराब से, जहरीली शराब से मौतों का सिलसिला लगातार जारी है। आज भी 7 लोगों की मौत की खबर कानपुर से आ रही है। लेकिन पिछली क्या कार्रवाई हुई इसको तो छोड़ देते हैं, क्योंकि सैकड़ों लोगों की मौत के बावजूद अभी तक सरकार ने क्या कार्रवाई की है यह अभी तक किसी ने खबर के तौर पर नहीं सुना होगा। लेकिन आज फिर कानपुर के अंदर 7 लोगों की जिंदगियां खत्म हो गई हैं, 7 परिवार इफेक्टेड हुए हैं और कहीं ना कहीं यह सामने आया है कि पुलिस प्रशासन और आबकारी विभाग सो रहा है। दोबारा कहता हूं कि वो सो रहा है। पहले सुन लेते हैं बयान क्या है सरकारी तौर पर, फिर अपने संवाददाता से पर बात करेंगे। कुल मिलाकर के अब तक 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया। प्रथम दृष्टया क्षेत्र में लापरवाही पाए जाने पर इंस्पेक्टर घाटमपुर को, चौकी इंचार्ज जो संबंधित क्षेत्र के थे और जो बीट के सिपाहीगण थे उनको सस्पेंड किया गया है। इसके बाद हम लोगों ने पूरी कार्रवाई करते हुए कि चूंकि जो घटना का क्रम मालूम पड़ा, घटना का तरीका को कुछ इस तरह का था कि स्थानीय दुकानों के माध्यम से ये शराब बेची गई थी, जिसको पी करके इन लोगों की डेथ हुई। तो जितनी भी दुकानें थीं उस एरिया में, उन दुकानों में पूरे जो उधर बिजनू थाना क्षेत्र के भी और नरवल, घाटमपुर, सजेती, इन सभी थाना क्षेत्रों में जो गांव थे उन सब गांवों में कल और आज करीब कल 20 टीमें बना करके एक टीम को 10 गांव दे करके उन सबको बताया गया कि वो लोग जाएं और जो भी दुकानें हैं जहां से गांव में जो भी दुकानें उन सबको सर्च किया गया। जी हां, ये आपने बयान सुना उत्तर प्रदेश पुलिस का, उसी पुलिस का जो एनकाउंटर में बड़ी माहिर है और मुंह से भी ठाए ठाए करके अपराधियों को डरा देती है। लेकिन अवैध शराब कहां कहां बिक रही है ये शायद इसको ऑफिशियली नहीं मालूम है। हालांकि ये हमारा दावा है ऑन एयर कि पुलिस को अपने चौकी क्षेत्र में यह मालूम होता है कि कहां कहां अवैध शराब बन रही है और कहां कहां बिक रही है। क्योंकि अगर आप नंबर 1 में शराब की बात करेंगे तो एक्साइज डिपार्टमेंट को सबसे ज्यादा आमदनी शराब के व्यवसाय से है। उसके अलावा अगर अंडर द टेबल बात करेंगे तो यह भी सबसे ज्यादा कमाई इसी धंधे से है। आकिल खान हमारे साथ जुड़ गए, रिपोर्टर है हमारे अकील अहमद, क्या जानकारी है, कितने लोग अरेस्ट हुए? हालांकि अरेस्टिंग की बात अगर की जाए तो किन धाराओं में जो है ना एफआईआर दर्ज की जाती, क्योंकि हमारे यहां यूपी के अंदर तो फांसी का प्रोविजन है, क्या उसके तहत कोई कार्रवाई अभी तक हुई है आपकी नॉलेज में? जी, हम आपको बता दें कि जो ये कैजुअलिटीज हुई हैं 7 लोगों की डेथ हुई है, लेकिन पुलिस प्रशासन अभी तक केवल 2 लोगों को गिरफ्तार कर पाई है। 2 सेल्समैन हैं और वो भी उनसे भी पुलिस ने उनकी लिखा पढ़ी करके उनको जेल नहीं भेजा है, केवल उनसे महज पूछताछ की जा रही है। और पुलिस इस नाम पे पूरी खाना पूर्ति करती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरह से केवल जो चेकिंग चल रही है, आबकारी विभाग और पुलिस विभाग केवल जो जाके चेकिंग कर रहे हैं, लेकिन चेकिंग के बाद वो बताते हैं कि बिल्कुल एकदम सब कुछ चेकिंग में सब ठीक रहा, लेकिन कार्रवाई किसी के नाम पे नहीं की जाती है। तो कहीं ना कहीं ये सोचने वाला विषय है कि सब पुलिस की जानकारी के अनुसार ही सब कुछ काम होते हैं ये हर तरह से कायदा कर रहे हैं। और हमने भी मेरे ख्याल में 20 साल तो कम से कम क्राइम की रिपोर्टिंग की है और अवैध शराब कर ऊपर बहुत काम किया है। गंगा के खादर में सबसे ज्यादा हमने भट्टियां दिखाई हैं, लेकिन क्या ये जांच उन भट्टियों की कर रहे हैं, उन दुकानों की कर रहे हैं जो पहले से इनको मालूम होता है? दरअसल मामला क्या है कि यहाँ पे उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में ज्यादातर जो दारू आती है, हरियाणा की तरफ से दारू यहाँ उत्तर प्रदेश में आती है। ज्यादातर जो ठेके होते हैं सरकारी, जो ये दारू है ये उन्हीं ठेकों पे ही बेची जाती है, लेकिन आबकारी विभाग उसमें चेकिंग पे बिल्कुल अपनी कालम पूर्ति करता नजर आता है। तो जिस वजह से सही चेकिंग नहीं हो पाती है, तो इन ठेकों से ही सही बात तो है कि दारू बिकती है और वही लोग खरीद के पीते हैं, जिससे इस तरह की कैजुअलिटी हो जाती है। लेकिन उसके बाद जो पुलिस है वो केवल जो लोग पीने वाले हैं उनको अरेस्ट करती है, वो करती है केवल खाना पूर्ति करती है। यानी पीने वालों को पीने का बहाना चाहिए और पुलिस को कमाई का बहाना चाहिए, ये लगा है? पुलिस को केवल कमाई का बहाना चाहिए। पुलिस तो बस केवल जो पीते हुए लोग मिल जाएंगे, कहीं उत्पात मचाते हुए मिल गए तो उनको उठा के एक साथ अरेस्ट कर लेती है।
लेकिन उसके बाद उनको मुचालके पे भर के छोड़ भी देती है, अपना जो भी सिस्टम हुआ लेकिन आपको हम एक राय दे रहे हैं, आप ये करिए, क्योंकि चुनाव का माहौल है, अब दो चीजें सबसे ज्यादा चलेंगी, अवैध हथियार भी सबसे ज्यादा प्रचलित होंगे और शराब का भी बहुत प्रचलन बढ़ेगा, क्योंकि कुछ वोटर को रिझाना भी होता है। इस पर आप नजर रखिए और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। 2 के पंच में आज फिलहाल इतना ही। अपने में